Hello students. Today in this lecture we are going to understand the basic concepts of nuclear magnetic resonance spectroscopy, which is also known as the NMR spectroscopy. What is the basic definition of the NMR? First of all, we need to learn it, and then and only then we can come to the another part, that how we can find out the applications of the this kind of NMR spectroscopy. First of all, we need to learn what is NMR spectroscopy. If we will recall the term spectroscopy, we will say that spectroscopy is basically the study of the interaction between the electromagnetic radiation with the matter. Different radiations interact with the molecule, and matter gives different types of changes in the molecules, and these molecules, after giving the spectra, can easily identify its structure. And now in this case, nuclear magnetic resonance, which is abbreviated as NMR, shortest form for NMR spectroscopy, is a phenomenon. The most important thing to learn what the NMR spectroscopy exactly says: when the nuclei of certain atoms are immersed in a static magnetic field. सिंपल से अगर हम बात करते हैं तो एनएमआर में, जैसा ही नाम हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल था, उसका न्यूक्लियर कैसा है, यानी न्यूक्लियस कैसा है या न्यूक्लियाई कैसा है, उस न्यूक्लियाई में कोई मैग्नेटिक बिहेवियर आता है कि नहीं आता है, और अगर वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है तो उसका कोई रेजोनेंस दिखाएगा। यानी बेसिक इसका कंसेप्ट है, इसके नाम से हम समझ सकते हैं। और पहली बात, स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि इंटरेक्शन होगा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। अब इस केस में एनएमआर में हम इंफ्रारेड या इसके रेडियो फ्रीक्वेंसी, देखिए हम सबसे पहली बात अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। कहीं हमने इंफ्रारेड यूज किया, कहीं हमने यूवी विजिबल यूज किया। यहाँ पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी का इंटरेक्शन होता है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, या किसी भी मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई के साथ, या किसी भी एटम के न्यूक्लियाई के साथ, तो क्या चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी करना एनएमआर कहलाता है। एनएमआर occurs when the nuclei of certain atoms, किसी भी निश्चित सर्टेन एटम की हम बात कर रहे हैं, जब उस एटम को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इमर्स किया जाता है, रखा जाता है, डाला जाता है, तब जाके उस केस में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन होता है, उसकी ओवरऑल स्टडी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। एक बार फिर समझ लेते हैं। एनएमआर is a phenomenon which occurs when the nuclei of certain atoms are immersed in a static magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का भी ऑसिलेशन कराएंगे। यानी एक स्टैटिक होगा, एक स्टैटिक का मतलब फिक्स्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम एक्सपोज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ, मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे, और जब रेडियो फ्रीक्वेंसी का इंटरेक्शन एटम के साथ होता है, एटम की न्यूक्लियाई के साथ होता है, स्पेशली सर्टेन एटम की न्यूक्लियाई के साथ होता है, इस प्रकार का स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सम न्यूक्लियाई एक्सपीरियंस दिस फिनोमेनन, जरूरी न्यूक्लियाई ऐसा सब नहीं कि सभी इस प्रकार के फिनोमेनन को एक्सपीरियंस करें, कुछ ही न्यूक्लियाई करेंगे, और others do not, dependent upon whether they possess a property called spin। और वही न्यूक्लियाई एक्सपीरियंस करेंगे इस तरह की प्रॉपर्टीज जो स्पिन शो करेंगी। अभी स्पिन शो क्या है इसको हम समझेंगे, लेकिन हम एक डेफिनेशन और इसके बारे में समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका यूज है एनएमआर फिनोमेनन का, कि टू स्टडी द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो मैटर था उसकी हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एनएमआर से हम समझ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसकी एप्लीकेशन से हम साइंस के अनेक विधाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी
is routinely used by chemists to study the chemical structure using one dimensional technique. बेसिकली इसका मेन काम है कि केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, किसी भी मॉलिक्यूल के केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, जिसकी मदद से हम वन डायमेंशनल टेक्निक यूज कर सकते हैं, टू डायमेंशनल टेक्निक का यूज कर सकते हैं। क्या होगा उससे, जो कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो बात है, एनएमआर उस प्रकार की प्रक्रिया है जिस प्रकार की प्रक्रिया में सर्टेन एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियाई स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में इमर्ज किए जाते हैं और उनको ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज किया जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है, तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। और सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इस प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी में सभी एटम जरूरी नहीं है कि वो इस प्रकार के बिहेवियर को शो करें, वही शो करेंगे जिनका एक सर्टेन करेक्टरिस्टिक होगा और वो स्पिन करेंगे। अब वो न्यूक्लियाई जो स्पिन प्रॉपर्टीज रखते हैं वो कौन से होते हैं, किस प्रकार की उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या वो न्यूक्लियाई स्पिन करेगा, इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि स्पिन क्या है। स्पिन एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि लाइक इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास किसी भी प्रॉपर्टी का होता है। मतलब क्या है कि जब न्यूक्लियाई घूमेगा, घूमेगा का मतलब ये तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो घूमने के लिए भी स्पेशल कंडीशंस हैं, वो क्या है हम सबसे पहले समझते हैं। स्पिन बेसिकली इज अ मेजर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम स्पेशली रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, एक्स वाई जेड रोटेशन कुछ भी हो सकता है, तो एंगुलर मोमेंटम का मेजरमेंट है स्पिन। तो हेंस द टर्म स्पिन कम्स इन मल्टीपल्स ऑफ हाफ, चाहे वो 0 हो, हाफ हो, 1 हो, 3/2 हो। तो क्यों एंगुलर मोमेंटम है, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो हम जैसे हम देखते हैं कि प्लस हाफ अगर होता है तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है किसी केस में, और माइनस हाफ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर ये प्लस हाफ और माइनस हाफ हुआ तो उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम दिखाते हैं। प्लस का मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है। इट इज अ मेजर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन कौन सी हमारे प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो स्पिन शो कर सकते हैं। इंडिविजुअल अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो प्रोटॉन्स हो न्यूट्रॉन हो, वो क्या करते हैं, हाफ स्पिन, हाफ वैल्यू की स्पिन को प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हम बात करें कि एटॉमिक न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो स्पिन शो कर सकते हैं। द स्पिन ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे एटम्स जिसमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि ये इंडिकेट कर पाएगा कि कौन सा न्यूक्लियाई स्पिन शो करेगा। कि ऐसे एटम जिनमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं विल हैव स्पिन। ऐसे एटम जिसमें ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे विल हैव स्पिन। और दूसरी बड़ी बात, ऐसे एटम जिसमें ऑड नंबर ऑफ बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल हैव स्पिन। दोनों कंबाइन कर दिया हमने। कंडीशन ये है कि ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। एन एटम विद इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स विल नॉट शो स्पिन। कंडीशन इसके लिए है कि ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर में वो स्पिन नहीं दिखाएगा। The value of nuclear spin is represented by symbol I, which is known as nuclear spin quantum numbers. The value of I can be in multiples of half, and a nucleus with spin of I can exist in 2I plus 1 spin state. And how we will say what is the spin properties of atomic nuclei? तो एटॉमिक न्यूक्लियस, जिस एटम न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं उसकी स्पिन प्रॉपर्टीज क्या होंगी। सबसे पहली बात समझने की बात है कि द सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस टेल अस दैट न्यूक्लियस contain nucleons contain protons and neutrons just like electrons fill orbitals। पहली बात, when the number of protons or neutrons equal to 8, 20, 28, 50, 82 and 126, that means the orbitals are filled because nucleons have spin just like electrons do।
Their spin can pair up when the orbitals are being filled and cancel out. Odd number means unfilled orbitals that do not cancel out. Next we have the values of different न्यूक्लियाई, क्योंकि अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए हम स्टडी यहाँ पे करेंगे, लेकिन हमारी स्टडी सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगी इस न्यूक्लियाई के लिए, जिसको हम H1 बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और उसमें अनपेयर्ड प्रोटॉन्स होते हैं एक, अनपेयर्ड न्यूट्रॉन्स होते हैं 0, और ये ऑड है, इसके लिए इसकी नेट स्पिन होगी हाफ। आई की वैल्यू मिल गई हमें हाफ। ड्यूट्रियम तो 2H, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक, अनपेयर्ड न्यूट्रॉन होते हैं एक, तो इसकी स्पिन क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। इसके बाद हम फास्फोरस न्यूक्लियस की बात कर 31P की बात करते हैं, 23Na की बात करते हैं, 14 नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, 13 कार्बन की हम बात करते हैं, 19F की हम बात करते हैं, 13 इसके सुपरस्क्रिप्ट में है और 19 भी इसके सुपरस्क्रिप्ट में है। तो ये 13 कार्बन और 13 फ्लोरीन, 19 फ्लोरीन की हम बात करते हैं। जो मेन हमारे न्यूक्लियाई होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, हम 13 कार्बन 19F, हम फास्फोरस की स्टडी करते हैं 31P की स्टडी करते हैं, और हम न्यूक्लियाई की स्टडी करते हैं। तो मेन हमारे पास जो स्टडी रहेगी वो रहेगी H1 NMR, जिसको हम H1 बोलते हैं, यानी इसको हम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं, या हम इसको बोलेंगे PMR, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में न्यूक्लियंस, स्पेशली प्रोटॉन के न्यूक्लियस के स्टडी के बारे में। एंड जो आइसोटोप्स होते हैं, एवरी एलिमेंट हैज एन आइसोटोप विद स्पिन, लेकिन जो हमारी स्टडी है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। स्पिन प्रॉपर्टीज का मतलब है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ स्पिन, स्पिन की जो वास्तविक कंडीशन है वो क्या है। स्पिन का मतलब क्या है, अगर कोई भी चार्ज, स्पिनिंग चार्ज होता है, तो वह जब घूमेगा, तो कोई भी स्पिन करता है चार्ज, तो वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। एन एटॉमिक न्यूक्लियस हैज एन इनहेरेंट चार्ज, हम जानते हैं न्यूक्लियस पे एक इनहेरेंट चार्ज होता है, किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से प्लस चार्ज होता है ना, तो ये प्लस चार्ज है, इनहेरेंट चार्ज है। तो जब जब न्यूक्लियस इस चार्ज को लेते घूमेगा तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। Thus, an atomic nuclei with spin I is greater than 0 will have magnetic field associated with it. हमने कहा था कि स्पिन I की वैल्यू, हम अगर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, हमारे पास I की वैल्यू है हाफ, विच इज ग्रेटर देन 0. तो दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई विल शो द मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर द स्पिनिंग। अब थोड़ा सा और बात समझ लेते, स्पिन हुआ, स्पिन होने के बाद न्यूक्लियस जनरेट मैग्नेटिक डायपोल along with the spin axis, जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, and the intrinsic magnitude of this dipole is fundamental nuclear property that which is called mu magnetic, जिसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ along along the axis, spin axis. The nuclear angular momentum quantum number I determines the nuclear magnetic moment according to the following equation. Equation क्या है हमारे पास, mu, मतलब जो हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट था वह इस इक्वेशन के बेसिस पे, और स्पेशली जो आई की वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जहां पर जो जाई एन है, जिसको हम गामा कहते हैं, और या एम जो है ये कांस्टेंट है न्यूक्लियस के लिए, और जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है अगर वो स्पिन कर रहा है चार्ज के साथ, तो दैट विल बिहेव लाइक एज अ टिनी बार मैग्नेट, कि जैसे ही एक छोटा सा मैग्नेट हो। यहाँ पे देख पाएंगे हम, अगर कोई भी मैग्नेट होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मूव कर रहा है, मूव करता है इसके अलोंग दी डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस। ये हमारे पास एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एक एनिमेटेड फॉर्म में है। यहाँ देखेंगे जब न्यूक्लियस घूम रहा है, तो न्यूक्लियस घूमेगा तो वो चार्ज के साथ घूमेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट करता है, चाहे जिस प्रकार से न्यूक्लियस बिहेव करता है। तो इसका मतलब दिस न्यूक्लियस विल बिहेव एज इफ इट वर टाइनी बार मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट की तरह एक स्पिनिंग न्यूक्लियस बिहेव करने लगता है।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो वो एटॉमिक न्यूक्लियाई है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सिंपली यहाँ पे प्रोटॉन एटम को अंडरस्टैंड करेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट यानी म्यू की वैल्यू की बात करेंगे, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। न्यूक्लियर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। In the absence of external magnetic field, the magnetic movement of a collection of large number of hydrogen atoms orientate themselves in a random fashion with no particular orientation is preferred. जब कंडीशन हमारे पास पहली रही कि एक मैग्नेटिक मूवमेंट है, बहुत सारे अगर न्यूक्लियाई से किस तरीके से ये हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई है, उनका स्पिनिंग तो हो रहा है लेकिन उनकी रैंडम कंडीशन है, किसी भी डायरेक्शन में वो स्पिन कर रहे हैं। तो रैंडम ओरिएंटेशन हम ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में वो घूम रहा है, फिलहाल कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उसकी ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए तब क्या होगा, जब हम ये कंडीशन जानते हैं कि इफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट नियर ईच अदर दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, दे विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ। दोनों अगर चुंबक हम आपस में रखें नॉर्थ साउथ पोल में, तो वो एक दूसरे को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से जो छोटे छोटे बार मैग्नेट्स हैं न्यूक्लियाई की, वो फेवर करते हैं एक सर्टेन अलाइनमेंट। नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फेस है वो साउथ पोल की सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड में आते ही इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा देख पा रहे हैं हम, ये जो न्यूक्लियाई थी डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन था इनका, रैंडम ओरिएंटेशन था बेसिकली, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास आते ही इनका ओरिएंटेशन सर्टेन हो गया। ये हम देख पा रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड था एक फिक्स ओरिएंटेशन पे ये रोटेट करने लग गए। ये हम देख सकते हैं मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इनकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। ये हमारे पास देख पा रहे हैं हम, एक एनिमेशन और है जिसमें कि prior to the applied magnetic field and after the applied magnetic field दोनों कंडीशन दिखाई जा रही हैं। when an magnetic nuclei जिसकी वैल्यू I की वैल्यू जो है, I की वैल्यू 0 से ज्यादा is placed between the poles of an external magnetic field, it too will try to align itself with respect to this externally applied magnetic field। तो मेन कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही ओरिएंटेशन में चेंजेस आने लगते हैं और वो सब अलाइंड हो जाते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास है अलाइनमेंट। जैसे कि दोनों मैग्नेट अगर आपस में हों, दो मैग्नेट हों तो वो सर्टेन अलाइनमेंट में आ जाते हैं। उसी प्रकार से टाइनी मैग्नेटिक न्यूक्लियाई भी, टाइनी जो बार है मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाले न्यूक्लियाई हैं, वो भी उसी तरीके से बिहेव करने लगते हैं। उसके साथ साथ हम देखें कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो मैग्नेट का जो बिहेवियर था, वो मैग्नेट का बिहेवियर जो न्यूक्लियस है वो कैसे रोटेट करता है, इसको हम देखते हैं। टू मैग्नेट्स कैन बी अलाइंड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। एट द एटॉमिक लेवल these alignments are quantized. There are only a finite number of alignments nuclei can take against an external magnetic field. This number depends on the value of its spin number. Each possible alignment is assigned a value iz, which range from -I to +I in a step of 1. These orientations are referred to with spin states. अब यहाँ पर हम पहली बात कर रहे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं इसके अलाइनमेंट, लेकिन इसको हम स्पिन स्टेट्स के लिए के नाम से जानते हैं। यानी एक स्पिन स्टेट यहाँ जो रोटेट करे क्लॉकवाइज होगी, एक एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो हमारे पास दिख रहा है +I के केस में और -I के केस में। देखेंगे +I का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है, -I का मतलब है यानी -½ की वैल्यू का मतलब है दो स्टेट हमारे पास आई स्पिन एनर्जी की जो स्टेट्स हैं, एक है क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। In quantum mechanical term, the nuclear magnetic moment of nucleus can align with an externally applied magnetic field of strength B0, इसको हम बोलते हैं, in 2I+1 ways, either parallel or opposing external magnetic field. The energetically preferred orientation has magnetic moment aligned parallel with the applied field and is often given the notation alpha. एक को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरे को हम बीटा बोलते हैं। तो ये दो बातें हमारे सामने आई जिसमें ओरिएंटेशन हो रहा है, और जो दो स्टेट्स हैं वो हम इसको काउंट करेंगे, और इसके लिए एक के लिए हम अल्फा बोलेंगे, एक के लिए हम वैल्यू बीटा बोलेंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ही इसमें एनर्जी अप्लाई कर दी जाती है, व्हेन अ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई विद वैल्यू I इक्वल्स टू हाफ सच एज हाइड्रोजन एटम, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक हो गया, इसकी दो स्पिन आगे पॉसिबल होंगी, एक को प्लस हाफ बोलेंगे, दूसरे को माइनस हाफ बोलेंगे। इनका नेचर प्रेफर करता है लोअर एनर्जी सिचुएशन को, मोर हाइड्रोजन विल चूज द अल्फा स्टेट ओवर द बीटा स्टेट ऑल्दो पॉपुलेशन डिफरेंस विल बी स्मॉल। दोनों कंडीशन में जब हमने देखा एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, जब एक्सटर्नल फील्ड था, कुछ हमारे पास न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो अल्फा ओरिएंटेशन में रहेंगे, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो बीटा ओरिएंटेशन में रहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जो है न्यूक्लियाई जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन उनके अल्फा कंडीशंस की हैं, जिसको हम क्वांटाइज्ड स्पिन स्टेट्स बोलते हैं। और नेट मैग्नेटाइजेशन की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में आते ही इन दोनों के बीच में सर्टेन एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, और ये सर्टेन एनर्जी डिफरेंस किसी भी केस में जो बेसिक कंसेप्ट है उसको, खास तौर पे एनएमआर में बेसिक कंसेप्ट के लिए एप्लीकेबल है कि यस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन बदला, ओरिएंटेशन के साथ साथ स्टेट बदली, स्पिन स्टेट में नेट मैग्नेटाइजेशन हुआ, क्वांटाइज्ड कंडीशन आई, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें मिली, और लोअर जो एनर्जी स्टेट है उसमें जो वैल्यूज है और स्पिन्स हैं उसके पॉपुलेशन ज्यादा है रेदर देन हायर एनर्जी स्टेट स्पिन। एक और टर्म हमारे सामने आता है जिसको हम बोलते हैं गायरोस्कोपिक प्रिसिजन। प्रिसिजन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के वह स्टेट, मैग्नेट की वह स्टेट, मैग्नेट्स की जो वो गिरने से पहले, जैसे लट्टू गिरता है तो गिरने से पहले की जो स्टेट होती है उसको हम प्रिसिजन बोलते हैं। व्हेन ब्रॉट टुगेदर will align exactly parallel to each other and will maintain this alignment in static fashion. Magnetic nuclei, due to restrictions described by quantum mechanics, do not align exactly parallel to or against the external magnetic field, but rather they align at an angle. Certain angle पे ही वो alignment करते हैं. This has an important consequence that can be illustrated by considering गायरोस्कोप। इसके लिए टर्म यूज करते हैं गायरोस्कोप, और उसके लिए प्रेसिजन वर्ड यूज करते हैं कि गायरोस्कोप क्या होता है। स्पिन गायरोस्कोप when placed in specific orientation will tend to hold and orientate despite the effects of external force like gravity। तो वो उस न्यूक्लियस को होल्ड करने की कोशिश करेगा, और वो कौन सी, वर्टिकल ग्रेविटी फील्ड, जो कि ग्रेविटी पुलिंग स्ट्रेट डाउन, अ गायरोस्कोप प्लेस्ड वर्टिकली विल मेंटेन दिस ओरिएंटेशन मोशनलेसली। चलते रहता है, वो घूमते रहता है एक सर्टेन पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड जो ग्रेविटी है उसको स्ट्रेट डाउन करते हुए। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड to the gyroscopic perpendicular to the gravity field, it will rotate about an axis parallel to the gravity field। इसमें हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे हम, ये एक स्पिनिंग गायरोस्कोप है, तो ग्रेविटी फील्ड में एक सर्टेन कंडीशन में अपनी एक्सिस पे वो रोटेट करता है। तो जब हम इसको और स्टडी करते हैं तब हमें समझ में आता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रिसिजन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कौन कौन सी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी फील्ड एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गायरोस्कोप। अब यहाँ पे हम इसको एक जो गायरोस्कोप की कंडीशन बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये एक सर्टेन रोटेशन है, क्योंकि इसको पुल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कौन कौन सा, ग्रेविटी पुल कर रही है, ग्रेविटी पुल कर रही है, लेकिन वो फिर भी एक फोर्स से, जो गायरोस्कोपिक फोर्स होता है उसकी वजह से वो स्पिन करते रहता है, जिसको हम बोलते हैं गायरोस्कोपिक प्रेसिजन। अब न्यूक्लियर प्रेसिजन क्या है, जैसे कि गायरोस्कोपी की बात कर रहे थे हम, विल प्रोसेस इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। द मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एसोसिएटेड विद द स्पिनिंग स्फेरिकल चार्ज विद विल प्रोसेस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल चीजें हैं, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो तीनों को देखते हुए तो हमने एक इलिस्ट्रेशन देखा है। और इलिस्ट्रेशन किस तरीके का है ये हमें दिख पा रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, स्पिनिंग चार्ज है, वह क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, फिर क्या करने लगता है, स्पिन करने लगता है, और उसकी एक सर्टेन ओरिएंटेशन हो जाती है। जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस प्रेसिजन पे इस वैल्यू से दी जाएगी, म्यू इक्वल्स टू गामा बी नॉट अपॉन 2 पाई, जहां पर म्यू की जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। बेसिकली लार्मर, साइंटिस्ट का नाम है लार्मर फ्रीक्वेंसी। द वैल्यू ऑफ गामा इज मैग्नेटोगायरिक रेशियो एंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये हर किसी न्यूक्लियस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट रिलेट टू द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड,
और जहां पर बी नॉट स्ट्रेंथ एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड का, जो बी नॉट हम बोल रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका स्ट्रेंथ है। और हाइड्रोजन के लिए केस में हमने कहा कि इसको एक्सटर्नली जब हम अप्लाई कर रहे हैं वो रहता है 1.41 टेस्ला, और टेस्ला हैज अ रामर फ्रीक्वेंसी ऑफ 60, एज अ लार्मर फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, बी नॉट जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो 60 मेगा हर्ट्ज। तो ये हर्ट्ज में इसको हम फाइंड आउट करेंगे इनकी वैल्यूज को, और इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पे एक्सिस पे वह न्यूक्लियस जो है रोटेट करने लगता है, जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, जिसमें ग्रेविटेशनल वैल्यूज भी रहती हैं, उसका फोर्स भी रहता है। तो उस प्रकार से हम इस न्यूक्लियस के स्पिन को समझते हैं, और ये न्यूक्लियर स्पिन और न्यूक्लियर प्रिसिजन और गायरोस्कोपिक प्रिसिजन जिसको हम बोल सकते हैं, यानी स्पिन क्या होती है उसकी हम करेक्टरिस्टिक्स अभी इस लेक्चर में यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो इतना हम पहले समझ लेते हैं पहले लेक्चर में कि स्पिन क्या है, स्पिन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या कोई न्यूक्लियस है वो हर कोई न्यूक्लियस स्पिन करेगा, कि किस प्रकार से चीजें जो थी एनएमआर में इनका यूज होता है, और स्पेशली हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, H1 एनएमआर यानी प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, जिसको हमने पीएमआर कहा, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर नाउ। इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियस का स्पिन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन, सर्टेन ओरिएंटेशन मिल गई, उस ओरिएंटेशन के बाद क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या फ़र्क पड़ा, और वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का बेसिक पार्ट है। इसके बाद हम भी समझेंगे कि न्यूक्लियस का बिहेव कैसा होगा और किस प्रकार से यह स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में हेल्प करेगा। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। Thanks for watching. If you have any doubts, you can clear your doubts by typing your comments. And if you are you like this video, share it to your near and dear ones. Thanks for watching.